हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 13, जिसमें आपको लिटरेरी टर्म्स, किट का कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो पूछा था, विलियम शेक्सपियर इंक्लूड अ कोट फ्रॉम क्रिस्टोफर मार्लोज हीरो एंड लिएंडर इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर इंक्लूडेड अ कोट फ्रॉम क्रिस्टोफर मार्लोज हीरो एंड लिएंडर। क्रिस्टोफर मार्लोज की एक पोएम है हीरो एंड लिएंडर इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में इन्होंने एक कोट इंक्लूड की थी क्रिस्टोफर मार्लो की पोएम हीरो एंड लिएंडर से। अब वो कोट कौन सी थी? वो कोट थी, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। और इस कोट को फेबे बोलता है। फेबे कहता है इस लाइन को इन एक्ट थर्ड और सीन फिफ्थ में। हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, ये कोट क्रिस्टोफर मार्लोस की एक पोएम है हीरो एलेंडर से विलियम शेक्सपियर ने ली है और अपने प्ले एज यू लाइक इट में इंक्लूड किया है। इस लाइन को फेबे बोलता है एक्ट थर्ड और सीन फिफ्थ में। क्वेश्चन नंबर 241, a line or part of a line, group of lines which is repeated in the course of a poem, sometimes with slight change and usually at the end of each stanza। किसकी बात हो रही है? रिफ्रेन की, पैनेजेरिक की, प्रोथैल्मियन की या नन, किसी की नहीं। मतलब एक लाइन है या पार्ट ऑफ लाइन भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ लाइंस भी हो सकती है, जिसको रिपीट किया जाता है पोएम में, और समटाइम्स विथ स्लाइटली चेंज या कुछ थोड़ा सा चेंज करके भी इसका यूज़ किया जा सकता है। यूजली एट द एंड ऑफ ईच स्टेंजा, और प्रत्येक स्टेंजा के एंड में इसका यूज होता है, और इसका यूज ज़्यादातर बैलेड में किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि रिफ्रेन की बात हो रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्रेन। रिफ्रेन अ लाइन, पार्ट ऑफ लाइन, ग्रुप ऑफ लाइन्स विच इज रिपीटेड इन द कोर्स ऑफ अ पोएम। पोएम में रिपीटेड लाइन्स होती है ये, समटाइम्स विद स्लाइट चेंज एंड यूजली एट द एंड ऑफ ईच स्टेंजा, और प्रत्येक स्टेंजा के एंड में इसका यूज होता है। Question number 242. It was a lover and his lass with a hey and a ho and a hey no nino is a line from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए ओथेलो से, ऑप्शन बी मैकबेथ, ऑप्शन सी एज यू लाइक इट, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 242 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट वॉज अ लवर एंड हिज लैस, ये एक सॉन्ग है। सॉन्ग की ओपनिंग लाइन यहाँ पे दे रखी है, इट वॉज अ लवर एंड हिज लैस। ये ओपनिंग लाइन है सॉन्ग की, और सॉन्ग का नाम भी यही है, इट वॉज अ लवर एंड हिज लैस। ये एक सॉन्ग है, ये सॉन्ग एज यू लाइक इट में आता है। तो याद कर लीजिए, इट वॉज अ लवर एंड हिज लैस ये एक सॉन्ग है, ये सॉन्ग एज यू लाइक इट में आता है। क्वेश्चन नंबर 243, हिज इंजरी डज नॉट सीम्स टू अफेक्ट हिम मच, नो एरर। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 243 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीम इन प्लेस ऑफ सीम्स। जहाँ पे सीम्स है वहाँ पे सीम का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि डू, डज, डिड, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ना कि फिफ्थ फॉर्म का। तो डू, डज, डिज के साथ वर्ब में एस और एस नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ पे सीम्स की जगह पे सीम हो जाएगा। हिज इंजरी डज नॉट सीम टू अफेक्ट हिम मच। Question number 244 is described as the last great Renaissance poet। किसको डिस्क्राइब किया जाता है लास्ट ग्रेट रिनेसा पोएट के रूप में? एडमंड स्पेंसर को, जॉन मिल्टन को, मैथ्यू अर्नोल्ड को या विलियम गोल्डिंग को? क्वेश्चन नंबर 244 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इज डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट ग्रेट रिनेसा पोएट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद कर लीजिएगा। जॉन मिल्टन इज डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट ग्रेट रिनेसा पोएट।
क्वेश्चन नंबर 245 derived from the Greek term for the letter X or for a crossover is a sequence of two phrase clauses which are parallel in syntax but reverse the order of the corresponding words। मतलब ये ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है एक्स या क्रॉसओवर। एक सीक्वेंस होता है या ये सीक्वेंस टू फ्रेजेस का भी हो सकता है या टू क्लॉजेस का भी हो सकता है। विच आर पैरेलल इन सिंटेक्स, सिंटेक्स में समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, बट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द करस्पॉन्डिंग वर्ड्स, परंतु ये करस्पॉन्डिंग वर्ड का जो क्रम होता है वो उलट जाता है। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द करस्पॉन्डिंग वर्ड्स, करस्पॉन्डिंग वर्ड का जो क्रम होता है वो उलट जाता है। उसको क्या कहेंगे? असोनेंस कहेंगे, कॉन्सोनेंस कहेंगे, एनाफोरा कहेंगे, कियासमस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 245 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कियासमस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कियासमस एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इन्वॉल्व्स राइटिंग अ सेंटेंस विद टू फ्रेज दैट मिरर ईच अदर इन रिवर्स ऑर्डर। कियासमस फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें इन्वॉल्व रहती है राइटिंग अ सेंटेंस विद अ टू फ्रेज दैट मिरर ईच अदर इन रिवर्स ऑर्डर। अगर मिरर्स में देखेंगे आप इसको तो एक रिवर्स ऑर्डर में दिखेगा, मतलब इसका क्रम होगा उलट जाएगा, उल्टे हुए क्रम में आपको दिखाई देगा मिरर में देखेंगे तब। और इसकी जो मिरर में शेप बनेगी वो एक्स टाइप की बनेगी, इसलिए इसको एक्स शेप्ड भी कहते हैं। द वर्ड कियासमस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड की विच मीन्स क्रॉसिंग और एक्स शेप्ड। एग्जाम्पल्स देखिए, आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो उसका क्रम है वो उलट जाएगा। आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू एक सेंटेंस ही हो गया। दूसरा देखिए, एक फ्रेज, एक सेंटेंस ये है, बट वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। दूसरा देखिए क्लॉज, वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, यहाँ पे इसका क्रम है जो उलट गया है। तो पहले क्लॉज में देखिए, आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, और दूसरे क्लॉज में देखिए व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो इसका जो क्रम है ये उलट जाएगा, उलट जाता है, इसलिए इसको एक्स शेप्ड या क्रॉसिंग शेप्ड भी कहते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर एंड यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट। इसका भी क्रम देखिए, एक क्लॉज में देखिए यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर, और एंड के बाद दूसरे क्लॉज में देखिए यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट। तो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इसका जो सीक्वेंस होता है वो उलट जाता है, क्रम इसका उलट जाता है, उसी को कियासमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, किंग लियर जो कि 1605 या 1606 में आई थी, विच कॉल्ड द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रीमिबल। किसने कहा है किंग लियर को द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रीमिबल? ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी सोइनबर्न, या ऑप्शन सी पीवी सैली, या ऑप्शन डी टीएस इलियट। क्वेश्चन नंबर 246 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोइनबर्न। सोइनबर्न बुलाते हैं किंग लियोर्डो को द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रीमिबल, मतलब एलिमेंटल यानी प्राथमिक, एलिमेंट्री, और प्रीमिबल यानी प्रीमिटिव, प्राचीन। तो किंग लियर विच सोइनबर्न कॉल्ड द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रीमिबल। क्वेश्चन नंबर 247, दिस विल नेवर डू इज अ कमेंट बाई, एक कमेंट है जो कि जिन्होंने कमेंट किया वो एक लॉयर हैं, अबाउट द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के बारे में इन्होंने कमेंट किया है, दिस विल नेवर डू। ये कमेंट किसका है? डीएच लॉरेंस का है, विलियम हैजलिट का है, फ्रांसिस जेफरी का है, या ऑस्कर वाइल्ड का है? क्वेश्चन नंबर 247 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस जेफरी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दिस विल नेवर डू इज अ कमेंट बाय फ्रांसिस जेफरी। एक फ्रांसिस जेफरी का कमेंट है
दिस विल नेवर डू, जो कि एक लॉयर है, इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएट्री के बारे में कहा है। उस पोएट्री का नाम है द एक्सकर्सन। जेफरी सेड दिस इन रेफरेंस टू वर्ड्सवर्थ पोएम द एक्सकर्सन विच इज ही फेल्ड वॉज फ्लॉ। इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है द एक्सकर्सन को लेकर कहा है कि दिस विल नेवर डू। अब वो इनको फील करते हैं वॉज फ्लॉ, फ्लॉ एक गलती या एक मिस्टेक फील करते हैं। तो फ्रांसिस जेफरी ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द एक्सकर्सन को लेकर दिस विल नेवर डू। क्वेश्चन नंबर 248, सुमित हैज डिसाइडेड टू ब्रॉट हिज कार फॉर द पिकनिक, नो एरर। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। क्वेश्चन नंबर 248 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिंग इन प्लेस ऑफ ब्रॉड। जहाँ पे ब्रॉड है वहाँ पे ब्रिंग का यूज होगा, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जो कि इन्फिनेटिव होता है। तो सुमित हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग हिज कार फॉर द पिकनिक। ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, ब्रॉड सेकंड, और इसी की थर्ड फॉर्म भी ब्रॉड होती है, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 249, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारेस्ट हेब्राइड्स इज अ लाइन फ्रॉम। कहाँ से लाइन ली गई है, किस पोएम से लाइन ली गई है। द सोलिटरी रीपर से, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। क्वेश्चन नंबर 249 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर से लाइन ली गई है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारेस्ट हेब्राइड्स, द सोलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 250, बट सी इज एन ग्रेव एंड हु द डिफरेंस टू मी। ये लाइन कहाँ से ली गई है। द सोलिटरी रीपर, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, सी डवेल्ड अमंग द अनट्रोडन वे, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 250 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी डवेल्ड अमंग द अनट्रोडन वे। एक लूसी पोएम है, लूसी पोएम की सीरीज से ये पोएम की लाइन ली गई है, बट सी इज एन ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। क्वेश्चन नंबर 251, शेक्सपियर्स फॉल्ट इज नॉट द ग्रेटेस्ट into which a poet may fall, it merely indicates a deficiency of taste। ये कोट किसने कही है, सैमुअल जॉनसन ने, डी.एच. लॉरेंस ने, एवन जॉनसन ने, होरेस वॉलपोल ने। शेक्सपियर वो फॉल्ट इज नॉट द ग्रेटेस्ट, जो शेक्सपियर की गलती है वो सबसे बड़ी नहीं है। इनटू विच अ पोएट में फॉल, इट मेयरली इंडिकेट्स अ डिफिशिएंसी ऑफ टेस्ट। ये केवल इंडिकेट करती है डिफिशियंसी ऑफ टेस्ट को, जो टेस्ट की कमी है उसको ये इंडिकेट्स करती है। ये कोट किसके द्वारा कही गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होरेस वॉलपोल। होरेस वॉलपोल कहते हैं शेक्सपियर फॉल्ट इज नॉट द ग्रेटेस्ट इनटू विच अ पोएट में फॉल, इट मेयरली इंडिकेट्स अ डिफिशियंसी ऑफ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 252, फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लेटरी सूथ द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पन है, एंटीथेसिस है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमली है। क्वेश्चन नंबर 252 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्सोनिफिकेशन। ये लाइन जो ली गई है वो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे की एक पोएम है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, यहाँ से ये लाइन ली गई है, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। जो ऑनर्स की वॉइस है, तो सम्मान की आवाज़ है, वो भड़का नहीं सकती है साइलेंट डस्ट को। और फ्लेटरी और चापलूसी, जो चापलूसी है वो शांत नहीं कर सकती है। डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, जो मौत के सुस्त ठंडे कान को शांत नहीं कर सकती है। जो सम्मान की आवाज़ है वो भड़का नहीं सकती है साइलेंट डस्ट को, और जो चापलूसी है वो शांत नहीं कर सकती है
मौत के सुस्त ठंडे कानों को। तो यहाँ पे साइलेंट डस्ट आ रहा है, ईयर ऑफ डेथ आ रहा है, मौत के कान, ऑनर्स वॉइस। तो ये सब इंडिकेट कर रही है पर्सोनिफिकेशन की तरफ। पर्सोनिफिकेशन है क्या? पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें नॉन ह्यूमन थिंग्स होता है उसको ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाती है। जैसे द विंड विस्पर्ड इन माई ईयर्स, जो हवा है वो फुसफुसा आ रही है मेरे कानों में। तो हवा कैसे फुसफुसा सकती है? फुसफुसाने का काम तो इंसान का है। तो यहाँ पे विंड को नॉन ह्यूमन थिंग्स है, इसको ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी गई है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया है। द सन किस्ड मी वाइल आई वॉज क्लिकिंग अ पिक्चर। सन ने किस किया मुझे जब मैं पिक्चर क्लिक कर रहा था। तो ये भी सन को, जो कि नॉन ह्यूमन थिंग्स है, इसको भी ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी गई है। द फ्लावर्स डांस टू द विंड, जो फ्लावर्स है वो डांस कर रहे हैं हवा के साथ, तो फ्लावर्स को भी ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी गई। तो नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना पर्सोनिफिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 253, God do not need either man's work or his own gifts is a line from of education when I consider how my light is spent paralost on Shakespeare. क्वेश्चन नंबर 253 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, रिटन बाय जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 254, देयर वॉज मैनी पीपल हु वोटेड फॉर हिम। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 254 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर इन प्लेस ऑफ वॉज। जहाँ पे वॉज है वहाँ पे वर का यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है देयर, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और एडवर्ब भी है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आ जाता है तो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन यानी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो मैनी पीपल है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो मैनी पीपल के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे वॉज नहीं वर आएगा। तो देयर वर मैनी पीपल हु वोटेड फॉर हिम। क्वेश्चन नंबर 255, आई आर्ट पोर आई आर्ट इज द एक्सप्रेशन। ये फ्रेंच एक्सप्रेशन है या इंग्लिश एक्सप्रेशन है या इटालियन है या लैटिन एक्सप्रेशन है? किस टाइप का एक्सप्रेशन है आई आर्ट पोर आई आर्ट? क्वेश्चन नंबर 255 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेंच। आई आर्ट पोर आई आर्ट इज द फ्रेंच एक्सप्रेशन। द फ्रेंच एक्सप्रेशन आई आर्ट फॉर आई आर्ट, अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। तो आई आर्ट फॉर आई आर्ट ये फ्रेंच एक्सप्रेशन है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो आर्ट फॉर आर्ट्स सेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256, आर फिक्शनल वर्क्स दैट फोकस ऑन द डेली लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन देयर होम्स। गोथिक नॉवल, पिकारेस्क नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल या डोमेस्टिक नॉवल? किस नॉवेल की बात हो रही है? फोकस करता है ऑर्डिनरी पीपल के डेली लाइफ को। तो यहाँ पे बात हो रही है डोमेस्टिक नॉवेल्स की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देयर आर आल्सो नोन एज सेंटिमेंटल फिक्शन और वुमेन्स फिक्शन, मतलब डोमेस्टिक नॉवेल्स को सेंटिमेंटल फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है या वुमेन फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए डोमेस्टिक नॉवेल्स के, जैसे एमेलिया। एमेलिया एक सेंटिमेंटल नॉवेल है, ये हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। इम्मा, इम्मा लिखा गया है जेन ऑस्टन के द्वारा, जो कि एक डोमेस्टिक नॉवेल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 257, शेक्सपियर हैज नो हीरोज ही हैज ओनली हीरोइंस। किसका कोटेशन है ये? किसने कहा है शेक्सपियर हैज नो हीरोज ही हैज ओनली हीरोइंस? जॉन ड्राइडन, डी.एच. लॉरेंस, राल्फ वाल्डो इमर्सन, जॉन रस्किन। क्वेश्चन नंबर 257 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने कहा है शेक्सपियर हैज नो हीरोज ही हैज ओनली हीरोइंस।
क्वेश्चन नंबर 258, कॉल्ड जॉफ्री चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। मतलब जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन ने, जॉन ड्राइडन ने, अलेक्जेंडर पोप ने, इनमें से किसी ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 258 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन कॉल्ड जॉफ्री चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जॉन ड्राइडन ने कहा है चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 259, स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। फिगर अब स्पीच बतानी है कौन सी है, एपिग्राम है, एंटीथेसिस है, अपोस्ट्रोफी है, सिनेक्डकी है। क्वेश्चन नंबर 259 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपोस्ट्रोफी। ये लाइन एडमंड स्पेंसर की एक पोएम है प्रोथैल्मियन, यहाँ से ये लाइन ली गई है। स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। अपोस्ट्रोफी क्या होती है? अपोस्ट्रोफी इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर अ स्पीकर एड्रेस एन एब्सेंट पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडियाज और बीइंग। मतलब अपोस्ट्रोफी एक लिटरेरी डिवाइस है, स्पीकर इसमें एड्रेस करता है, स्पीकर संबोधित करता है अपोस्ट्रोफी के माध्यम से एक एब्सेंट पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, आइडियाज को और बीइंग को। अब देखिए इसमें स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। थेम्स यहाँ पे रिवर का नाम है जो इंग्लैंड में बहती है। इंग्लैंड की एक रिवर है थेम्स, थेम्स रिवर इंग्लैंड में है, लंदन में बहती है। तो कह रहा है पोएट, स्वीट थेम्स, वो मीठी थेम्स, रन सॉफ्टली, धीरे धीरे बहो, टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक कि मैं अपना सॉन्ग ख़त्म ना कर लूँ। तो स्वीट थेम्स, मीठी थेम्स, रन सॉफ्टली, धीरे धीरे बहो, जब तक कि मैं अपना गाना ख़त्म ना कर लूँ। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है, एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है रिवर थेम्स को, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी अपोस्ट्रोफी हो जाएगी। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 260, इफ यू वॉक फास्टली यू कैन मैनेज टू रीच योर डेस्टिनेशन इन 40 मिनट्स। कॉमन इरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 260 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्ट इन प्लेस ऑफ फास्टली। फास्ट का कभी भी फास्टली एडवर्ब नहीं बनता है। फास्ट का जो एडवर्ब बनता है कि फास्ट ही बनता है। फास्ट का फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। अगर फास्ट का एडवर्ब बनाएंगे तो फास्ट ही बनेगा, ना कि फास्टली। तो इफ़ यू वॉक फास्ट यू कैन मैनेज टू रीच योर डेस्टिनेशन इन 40 मिनट्स। तो फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही रहता है, ना कि फास्टली। क्वेश्चन ऑफ द डे इज समटाइम्स कॉल्ड द इंग्लिश पैट्रियार्क। किसको कहा जाता है इंग्लिश पैट्रियार्क? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।